नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में साठोत्तरी कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकार ममता कालिया की महत्वपूर्ण कहानी बोलने वाली औरत, इस कहानी का कथासार या सारांश को इस वीडियो में समझ लेंगे। किसी भी कहानी के कथासार को समझ लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका उत्तर लिखना काफ़ी सहज हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए इस कहानी के सारांश को समझ लेते हैं। बोलने वाली औरत ममता कालिया द्वारा रचित मध्य वर्गीय परिवार की एक ऐसी स्त्री शिखा या फिर दीपशिखा की कहानी है जो सास, पति कपिल एवं बच्चे और ससुर से लगातार बोलती रहती है या बहस करती है। दूसरे शब्दों में खड़ी खड़ी जवाब टिकाती रहती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। शिखा का इस प्रकार बोलना किसी को नहीं सुहाता, इसीलिए वो बदतमीज और बदजुबान भी कहलाती है। शिखा अक्सर यह निश्चय करती है कि अब वो किसी भी परिस्थिति में कुछ भी नहीं बोलेगी, किंतु कोई न कोई घटना अथवा प्रसंग उन्हें पुनः बोलने पर विवश कर देता है। शिखा प्रत्येक छोटी छोटी गौण बात पर बोलते हुए लगातार प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, जिसका अंत उसे चुप रहने की सलाह से होता है। अर्थात लास्ट में उसको ये ना कोई सलाह देते ही है कि चुप रहो और इतना मत बोलो। वास्तव में शिखा के बोलने में उसका उस पुरुष सत्तात्मक सामाजिक संरचना से प्रतिवाद करना शामिल है, जिसमें पुरुष सहित स्त्रियां भी स्त्रियों के शोषक के रूप में उभरती है। अर्थात पुरुष समाज तो स्त्रियों पर शोषण करते ही है, लेकिन स्त्रियां भी दूसरे स्त्रियों का शोषक बन जाती है। दीपशिखा से उसके पति ने उस समय विवाह किया जब वो बीएससी में पढ़ रही थी। पति ने उसकी मौलिक सोच तथा वक्तृता से प्रभावित होकर ही विवाह किया था। अर्थात वक्तृता अर्थात बोलने की क्षमता, भाषण देने की क्षमता, इससे प्रभावित होकर ही उन्होंने विवाह किया था। किंतु शिखा को अपने उन्हीं गुणों के कारण बार बार अपमानित होना पड़ता है। कहानी के अंत में शिखा का अपना ही बेटा उसके मुंह पर एक घूंसा मारता है और तब वो कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाती है। यहाँ ममता कालिया ने शक्ति के हस्तांतरण के रूप में उस परिवार में शक्ति का केंद्र बनने जा रहे उसके बेटे को उसकी चेतना और अभिव्यक्ति को रोकने के लिए कृत संकल्पता को दर्शाया है। अर्थात पहले जो शक्ति पिता के पास था, अब वो शक्ति का हस्तांतरण बेटे को हो जा रहा है। कहानी के अंत में होठ सूझ जाने के कारण शिखा बोल नहीं पाती, किंतु भाव उसके अंदर कुलबुलाते रहते हैं और शब्द बाहर निकलने के लिए छटपटाते रहते हैं। शिखा को लगता है कि उसके मरने के बाद से शब्द और उसके शरीर के हर रंध्र से बाहर निकलकर हस्तक्षेप की जीती जागती मिसाल बन जाएंगे। वास्तव में शिखा व्यवस्था का अंग बनकर तथाकथित सुखी जीवन जीने तथा स्वयं को इंसान से रोबोट या मशीन में बदल ले जाने की स्थिति का विरोध करती है। शिखा चाहती है कि जिस मौलिक सोच विचार के कारण उसने कपिल से विवाह किया था, गृहस्थी की गाड़ी खींचने में वह एक दूसरे की निजता का पर्याप्त स्थान दे, जबकि आपाधापी से भरे इस जीवन में कपिल चाहता है कि शिखा घर की संपूर्ण जिम्मेदारी खुद संभाल ले और कपिल को स्वतंत्र रहने दे। शिखा परिवार में खपने की स्थिति में अंतर विरोधों और असहज स्थितियों से दृढ़तापूर्वक जूझती है, जो उसकी जीवंतता तथा सतत विरोध को दर्शाते हैं। इसलिए न बोल सकने की स्थिति में भी मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। बोलने वाली औरत शीर्षक की सार्थकता समाज में स्त्रियों के प्रति दोहरी भूमिका निभाते हुए कठोर अनुशासन में होकर तथा स्त्रियों की अस्मिता और निजता के प्रश्न पर चुप्पी साधने की प्रतिक्रिया स्वरूप स्त्री बोलने का प्रयास करती है और अपने स्वत्व की पहचान करती हुई
पुरुष सत्तात्मक समाज से अपने सपनों, आकांक्षाओं और अधिकारों की मांग के लिए आक्रोश व्यक्त करती हुई स्त्री की आदर्श छवि को भी खंडित करती है। तब शायद एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब स्त्रियों को बिना बोले या बिना मांगे एक संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान प्राप्त हो सकेगी, जो इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता भी है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये कहानी सारांश आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।